नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। कोरोना संक्रमण का इलाज कैसे किया जाए, एक बहुत बड़ा संकट है। इसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन एक ऐसा तरीका और एक तरीका जो बेहद कारगर साबित हो रहा है वो है प्लाज्मा थेरेपी, यानी खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे बीमार व्यक्ति में डाल देना। ये मेडिकल साइंस की बेहद बेसिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में करीब 100 वर्षों से होता आ रहा है। और इसी तकनीक के तहत लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों ने ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजीएमयू में भर्ती हुए 2 मरीजों के इलाज के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों ने दूसरे के इलाज में मदद करने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट करने वालों में एक व्यक्ति डॉक्टर है जो कोरोना संक्रमितों का इलाज करने के दौरान खुद संक्रमित हो गए थे। तो इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और लॉकडाउन खत्म होने की जो तारीख है वो भी करीब आ रही है। 3 तारीख यानी कि 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 की अवधि जो है वो खत्म हो रही है। तो उससे पहले ये मीटिंग काफी खास होगी। प्रदेश की क्या स्थिति है, कैसे प्रदेश स्तर पर काम किया जा रहा है और प्रदेश की सरकार क्या चाहती है, आगे क्या निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही होगी। तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गृह मंत्री हैं मौजूद है यहाँ पर, वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी बातचीत कर रहे हैं। तो केंद्र की ओर से भी वरिष्ठ लोग वहां पर बैठे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए। और इस वक्त प्रधानमंत्री लोगों से बातचीत करते हुए, और ये कोई आम व्यक्ति नहीं, आपको बता दें प्रदेश के अलग अलग मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनसे प्रदेश के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर वहां पर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे भी बातचीत करते हुए। तो एक एक करके हर प्रदेश के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं और उनका क्या सुझाव है, कोई विचार जो साझा करने चाहते हो, यही मकसद है। इससे पहले भी कई बार आपको बता दें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर चुके हैं। मकसद वही, कोरोना संकट है देश में, तो कोरोना वायरस से लड़ना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। तो इसीलिए अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो पहले भी बातचीत कर चुके हैं। और अब लॉकडाउन 2 चल रहा है, इसका पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 भी खत्म होने की अवधि के करीब बढ़ गया है। और आज 27 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख को अंतिम दिन होगा लॉकडाउन पार्ट 2 का। ऐसे में कहां पर रियायतें दी जा सकती हैं और कहां पर कितने बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो 10 ऐसे जिले अब सामने आ गए जो कि कोरोना मुक्त हो गए हैं। तो क्या वहां पर कुछ रियायतें, कुछ छूट दी जा सकेंगी? ऐसे अन्य और भी प्रदेश हैं जो कोरोना मुक्त की स्थिति में उनके जनपद देखे गए हैं, तो वहां पर क्या छूट दी जानी चाहिए और क्या हिदायतें और किस तरह के स्टेप्स और होने चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। तमाम बिंदुओं को लेकर जो है ये चर्चा की हो रही है। प्रधानमंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार पहले भी बातचीत करते रहे। कल ही मन की बात के जरिए देश की जनता का आभार व्यक्त किया है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और ये भी अपील की कि आप लोग अपनी इस आदत को छोड़ दें, जगहों पर थूकना और मास्क लगाना एक सभ्य समाज का एक मैसेज देने वाला वो तस्वीर हमेशा बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। तो कोरोना संक्रमण का इलाज कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन एक तरीका जो बेहद कारगर साबित हो रहा है वो है प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे बीमार व्यक्ति में डाल देना। ये मेडिकल साइंस की बेहद बेसिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में करीब 100 वर्षों से किया जा रहा है। और इसी तकनीक के तहत लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों में उनके ठीक होने के बाद जो है अपना उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। ये खबर सामने आई थी। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज के आइसोलेशन में था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ
और मैं यहाँ पे KGMU में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जो जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं, और ये एक इजी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं होता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में कोरोना से संक्रमित 2 मरीज यहाँ पर ठीक होने के बाद पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे गंभीर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पुनः प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर बल दिया, क्योंकि इससे अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी KGMU में शुरू हुई है और देश के विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह के प्रयास हुए, तो इस पर भी उन्होंने बल दिया है। और इस पर ज्यादा हम आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर MLB भट्ट जुड़ चुके हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं KGMU के। सीधा उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डॉक्टर साहब, क्योंकि लगातार अब ये कोशिशें की जा रही हैं डॉक्टर्स की ओर से कि जल्दी इसका इलाज सामने आ जाए। अभी उस ओर तो नहीं दिखाई दे रहा कि वैक्सीन जल्दी हमारे सामने होगी, क्योंकि लगातार टीम तो जुटी हुई है, अलग अलग देशों की ओर से कोशिशें की जा रही है। लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, पहले आपसे समझेंगे, क्योंकि दर्शक जो है वो जानना चाह रहे होंगे कि कैसे इससे इलाज हो रहा है, कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप बताएं। जी, कोविड-19 में जैसा कि आपने बताया कोई वैक्सीन या कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में खास तौर से गंभीर मरीजों के लिए साबित हो रही है। ये पुरानी पद्धति है और इसका नियम ये है कि जिस व्यक्ति को इस तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उस वायरल इन्फेक्शन के विरोध में शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, IgM और IgG बॉडी। तो IgG एंटीबॉडी बाद में पैदा होती है और ये दिखाती है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। और जिस मरीज में ये एंटीबॉडीज IgM और IgG की मात्रा पर्याप्त होती है, खासतौर से IgG, उसके अगर प्लाज्मा को किसी संक्रमित मरीज को जो गंभीर है अगर दिया जाए, तो ये एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट प्रतिरक्षा शक्ति के कारण उस मरीज की जीवन रक्षा करने में सक्षम होती हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ विश्वविद्यालय में 2 हमारे ठीक किए हुए मरीज अपने डिस्चार्ज होने के बाद 28 दिन के बाद उन्होंने आकर के प्लाज्मा दिया। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में भी हम लोग ब्लड मैचिंग करते हैं। तो हमें कल एक तीसरे मरीज का, जो हमारा विश्वविद्यालय में भर्ती किया हुआ पहला मरीज था, कनाडा से आई हुई एक चिकित्सक थी, उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन किया। उस प्लाज्मा को हमने अभी कल एक हमारे मरीज जो डायबिटीज़ से पीड़ित थे, 58 वर्ष की उम्र थी और वो गंभीर हो रहे थे, वेंटिलेटर पर चलाने के बाद भी उनकी स्थिति लगातार गिर रही थी, तो उनको पहली डोज कल रात को 26 तारीख को दिया गया। आज 27 को 24 घंटे बाद दूसरी डोज शाम को दी जाएगी। तो इसके परिणाम अभी क्या आते हैं ये भविष्य में होगा। लेकिन ये मैं अवश्य दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी में व्यक्ति के ब्लड से केवल प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, वो एकत्र किया जाता है, क्योंकि उसी लिक्विड पार्ट में ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। और लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं आदि को प्लाज्मा फेरेसिस मशीन के माध्यम से मनुष्य के व्यक्ति के उस डोनेट करने वाले व्यक्ति के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। 400 से 500 ml प्लाज्मा निकाला जाता है और उसकी भरपाई के लिए भी एप्रोप्रिएट फ्लूइड, एल्बुमिन है या IV फ्लूइड्स हैं, वो दे करके, ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए, ब्लड की मात्रा की कमी न होने पाए। तो ये भी साथ में किया जाता है ताकि उनको किसी तरीके का दुष्प्रभाव न हो और उनकी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स वापस शरीर में पहुंचा दी जाती हैं। बहुत हाई तकनीकी मशीन होती है प्लाज्मा फेरेसिस, जो विश्वविद्यालय में सौभाग्य से पहले से ही है। तो उसका प्रयोग करके अब तक हम लोगों ने, जैसा कि बताया आपने, कुल 3 मरीजों का हमने प्लाज्मा कलेक्ट किया है और तीसरे मरीज का ब्लड ग्रुप हमारे, जो कल एक मरीज सीरियस हुए, उनसे मैच करता था, तो उनको पहली डोज कल विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में दिया गया। इसलिए ये अवश्य
निश्चय ही हमारे लिए गर्व का भी विषय है और ऐतिहासिक क्षण है कि कोविड-19 की लड़ाई में विश्वविद्यालय ने अग्रणी भूमिका निभाई है और देश में शायद सरकारी तंत्र में पहला कोई चिकित्सा संस्थान है जहां पे कि प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। आईसीएमआर की अनुमति के बाद हम लोगों ने तुरंत तैयारी पूरी कर ली थी और उसका परिणाम हुआ कि एक मरीज को हमने कल डोज दे दी है। जी, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? क्या पूरा दिन लगता है, कुछ घंटे लगते हैं? कितना लंबा प्रोसेस है? नहीं, प्लाज्मा कलेक्ट करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि मशीन के माध्यम से रक्त का संचार किया जाता है जो डोनेट करता है व्यक्ति, और उस रक्त से प्लाज्मा को सेपरेट करके कलेक्ट करते हैं और लाल रक्त कणिकाओं और वाइट ब्लड सेल्स को वापस शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये काफ़ी एसेप्टिक मेथड से हाईली टेक्निकल मेथड है। मशीनें सब स्वयं संचालित हैं, उनके माध्यम से किया जाता है और इस प्लाज्मा को जब मरीज को देना है तो उसको देने में भी यही 1, 2, 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन उनकी कंडीशन के हिसाब से स्लो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जी, जो व्यक्ति संक्रमित थे पहले अब वो ठीक होकर और वापस, इसमें एंटीबॉडीज पर्याप्त। जी, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं सवाल करूंगी। जी, हमारे विश्वविद्यालय में अब तक करीब 20 मरीज भर्ती किए गए, जिसमें फिर 12 स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो हमारा क्योर रेट अभी तक 60% का है, जिसमें एक गंभीर व्यक्ति भी था जो डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे जो विश्वविद्यालय में इलाज हो रहा था। तो और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी जो अत्यंत गंभीर डायबिटिक और पेशेंट बहुत ही सीरियस एडवांस स्टेज में आया था, नेग्लेक्टेड डिजीज था। तो इस दृष्टि से जो ठीक हुए हैं उन्हीं के शरीर में एंटीबॉडी बनती है, तो उन्हीं को स्वस्थ होने के बाद वो अगर हर तरीके से संक्रमण मुक्त हैं तभी हम उनका सारी सुरक्षा उपायों को लेते हुए उनका प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं। उनको किसी प्रकार की हानि न होने पाए, ये भी हम लोगों का नैतिक और प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। तो इसको भी हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्वविद्यालय में और सभी एक्सपर्ट्स की यहाँ पे टीम है, जो टीम मिल करके एक साथ इस कार्य को करती है। तो किसी तरीके का भय किसी को नहीं होना है। और अभी तक जो 3 लोगों ने डोनेट किया है उसमें से 2 चिकित्सक हैं, जो एक पहला हमारे जूनियर डॉक्टर यहाँ पे संक्रमित हुए थे, एक कनाडा से जो चिकित्सक आई थी, और एक और व्यक्ति जो टर्की से संक्रमित होकर के आए थे, लखीमपुर खीरी के रहने वाले। तो ये सभी लोग स्वस्थ होने के बाद स्वेच्छा से दिए हैं और सबने संदेश भी दिया है कि सब लोग अपना इस तरह से करें ताकि गंभीर मरीजों को बचाने में मदद मिल सके। जी, जो लोग संक्रमित हुए और ठीक होकर घर गए, लेकिन उनको कहा गया कि 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना है, तो क्या वो लोग भी डोनेट कर सकते हैं या कर सकेंगे? जी, 14 दिन की होम क्वारंटीन के बाद ही हम लोग उनका लेते हैं, क्योंकि अगर जैसा मैं बता रहा था जो कारगर एंटीबॉडी है आईजीजी, वो कम से कम 3 हफ्ते लगती है पर्याप्त मात्रा में ब्लड में बनने के संक्रमण के बाद। तो 2 हफ्ते का क्वारंटीन पूरा करने के बाद ही हम लोग उस व्यक्ति को अगर संक्रमण मुक्त पाते हैं तभी लेते हैं। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं और उसके सारे, क्योंकि व्यक्ति में जब तक वायरस खत्म नहीं हुआ है, उसका निष्कासन नहीं हो गया है, तब तक वो हम कहीं पे संक्रमण भी पहुंचाने का एक खतरा रहता। तो ये बहुत ही एक जिम्मेदारी पूर्ण और पूरा इसके लिए गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर की, डीसीजीआई से परमिशन है इसके लिए। तो सारे व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और विशेषज्ञों का पूरा एक दल है जिसमें ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट, मेडिसिन के एक्सपर्ट, बायोकेमिस्ट्री के एक्सपर्ट, तो सभी एक्सपर्ट एक साथ मिल करके इस पूरी प्रक्रिया को तय करते हैं और उन्हीं चिकित्सकों की देखरेख में ये इलाज भी किया जाता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि कितना इसमें जो डर रहता है एक व्यक्ति के अंदर, क्योंकि अक्सर भी जो डोनेट करने के लिए लोग जाते हैं उनमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो क्या ये जो ब्लड डोनेशन है या प्लाज्मा डोनेशन है, इसमें व्यक्ति को कोई डरने की आवश्यकता है या नहीं, ये आपसे जानना चाहेंगे। और जो व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है डोनेट करने के लिए, उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं इसका उनके ऊपर? जी, इसमें जैसा कि मैंने बताया प्रक्रिया में, चूंकि लाल रक्त कणिकाएं और व्हाइट ब्लड सेल्स को तो वापस शरीर में पहुंचा दिया जाता है, तो इस तरह से व्यक्ति के रक्त की कमी नहीं होती, केवल उनका लिक्विड पार्ट लिया जाता है, उसी लिक्विड पार्ट में एंटीबॉडीज होती हैं। और दूसरा, जितना लिक्विड लेते हैं उतना अप्रोप्रिएट लिक्विड हम लोग एक्स्ट्रा ट्रांसफ्यूज शरीर में कर देते हैं, तो शरीर में रक्त का वॉल्यूम भी कम नहीं होने पाता है। तो अगर जो ब्लड डोनेशन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड डोनेशन भी बिल्कुल ही
एक तरह से रिस्क फ्री काम है, उसी तरीके से प्लाज्मा डोनेशन उससे भी ज़्यादा रिस्क फ्री काम है। और ये निश्चित रूप से है कि ये डोनेट करने वाले व्यक्ति को किसी तरीके की हानि की संभावना नहीं होती है और उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा हम लोग ध्यान भी देते हैं। यही विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि उनको किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए। जहां ऐसी संभावना होगी उनसे डोनेशन ही नहीं लिया जाएगा। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति जो आराम से डोनेशन करने के बाद बिना किसी नुकसान के रह सकता है, उन्हीं से। और कल तीनों लोगों ने, कल एक ने किया, परसों 2 लोगों ने डोनेट किया, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित रहा, उनसे जानकारी ली। वो बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, किसी तरीके की कमजोरी नहीं महसूस करते थे। डोनेशन के बाद 1 घंटे से 2 घंटे वो रुक करके फिर घर वापस भेज दिए जाते हैं। उनको किसी प्रकार की कमजोरी हमारे तीनों डोनेट करने वालों को नहीं महसूस हुई। ये बहुत ही अच्छा विषय है। उनसे सब लोग प्रेरणा लेकर के डोनेशन के लिए आगे आए, क्योंकि इस महामारी में खासतौर से गंभीर मरीजों के लिए वास्तव में हम लोगों के पास कोई इलाज ऐसा नहीं है कारगर जिससे ठीक कर। जी, प्लाज्मा थेरेपी संकट मोचन इलाज के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है। एक जो डोनर है वो एक व्यक्ति कितने लोगों को ठीक कर सकता है? अगर हम प्लाज्मा डोनेट की बात करें तो वो कितने लोग एक व्यक्ति से ठीक हो सकते हैं? अमूमन इसमें जो प्लान अभी तक चल रही है विश्व में भी, एक व्यक्ति से हम लोग करीब 500 ml प्लाज्मा लेते हैं एक बार में। और दोबारा प्लाज्मा लेने के लिए इस प्लाज्मा को 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। IgM एंटीबॉडी उसमें, IgG एंटीबॉडी उसमें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन वो 500 ml में 200 ml की डोज एक बार में दी जाती है और 24 घंटे का अंतराल दोनों डोज में रखा जाता है। तो अमूमन 400 ml की डोज एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है। तो ऐसा माना जाए कि एक व्यक्ति के डोनेशन से एक व्यक्ति का सफलतापूर्वक इलाज होगा और जो अतिरिक्त प्लाज्मा बचेगा उसको मैच करके किसी दूसरे मरीज को दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है। एक बार में अधिकतम 500 ml ही प्लाज्मा एकत्र करने का नियम है, ताकि किसी तरीके का प्लाज्मा में, जैसा कि मालूम है कि एंटीबॉडीज हैं, उनके साथ वहाँ एल्बुमिन और प्रोटीन भी होती है। तो इसलिए उसके पूरे ध्यान रखना है ताकि डोनेट करने वाले को किसी तरीके की हानि या नुकसान न होने पाए। जो संक्रमित व्यक्ति है जिस पर ये थेरेपी की जाती है डॉक्टर साहब, वो क्या उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह का कोई असर, या फिर ये जो ट्रीटमेंट चलता है तो कितने दिन में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं? इसका प्रभाव तो तात्कालिक आने लगता है, लेकिन परिलक्षित होने में 1-2 दिन का समय लगता है, क्योंकि वो जब एंटीबॉडीज वायरस को न्यूट्रलाइज करेंगी तो उनका प्रभाव व्यक्ति के शरीर पे, उनके मानकों पर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इसको देने के बाद जो नुकसान की बात आप पूछ रही हैं, जिसको दिया गया ट्रीटमेंट, तो इस तरह के ट्रीटमेंट काफ़ी सुरक्षित ट्रीटमेंट है। फिर भी कभी कभी बहुत रेयरली रिएक्शन की संभावना होती है, जहां पे वास्तव में बहुत इमरजेंसी में बिना ब्लड मैचिंग के किया जाता है। तो हम लोग तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि आरंभिक मरीजों का भी हम इलाज कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल मैचिंग करके और सारे सुरक्षित वातावरण में ही इस इलाज को करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। और गंभीर मरीजों में क्योंकि दिया जाता है तो ये ध्यान रखना है कि उनकी गंभीर बीमारी का स्टेटस पहले ही है। अगर इलाज कारगर हुआ तो व्यक्ति उस खतरे से बाहर आएगा, नहीं तो नेचुरल कोर्स में वो खतरे में तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कई बार इसमें भ्रम हो जाता है कि वास्तव में फायदा नहीं हुआ। वास्तव में बीमारी ही ऐसी है, गंभीर हालत में जो होते हैं तो उनको एकदम से ये ऐसा कोई इलाज ये नहीं है कि एकदम स्पेसिफिक पूरा का पूरा 100% गारंटीड क्योर करे। तो इस तरह की उसके जो लिमिटेशंस हैं, वो किसी भी इलाज में जिस तरह से उसके लिमिटेशंस होते हैं, वैसे लिमिटेशन प्लाज्मा थेरेपी के भी हैं। जी, क्या कोई आम व्यक्ति भी जो किसी तरह के संक्रमण से ग्रसित नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो क्या वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, या सिर्फ वही व्यक्ति करेंगे जो अभी ठीक हुए हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जिसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है वही केवल देगा तो कोविड-19 के खिलाफ इलाज में वो कारगर होगा। लेकिन तमाम लोग इस समय हमारे समाज में हैं, 40-50% कोविड के पेशेंट ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। तो उनको अगर संक्रमण हुआ है, कोई बुखार, खांसी या सांस फूलने की समस्या नहीं हुई है, लेकिन उनके शरीर में अगर एंटीबॉडी की प्रेजेंस है ब्लड में, जिसको कि हम लोग जो रैपिड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट की बात
बात कर रहे हैं उसके माध्यम से ये पता किया जाएगा कि अगर एंटीबॉडीज ब्लड में है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एविडेंस है कि उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है। और इन मरीजों का भी जो हमने अभी एकत्र किया है तो एंटीबॉडी का हमने टेस्ट करने के बाद ही किया है, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज दिखी हैं तभी उनको एकत्र किया गया है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ उसमें एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में नहीं बनी है, जैसा कि बहुत वृद्ध जनों में या जो अन्य किसी कंकरेंट बीमारी से पीड़ित हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनमें नहीं पर्याप्त मात्रा में बनती हैं, तो उनका भी देना कारगर नहीं होगा। तो इसलिए कोई संक्रमित हुआ हो व्यक्ति, चाहे उसको बीमारी का पता हो, कंफर्म हो या न हो, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट करके ही हम लोग फिर उसको देने की प्रक्रिया अपनाते हैं और यही मेडिकल रिकमेंडेशन भी है। अब ये प्लाज्मा जो थेरेपी है, क्या ये फाइनली हम समझें अभी इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है और यही एक फाइनल ट्रीटमेंट है अभी फिलहाल लिहाज अभी जो चल रहा है इसके लिहाज से देखा जाए तो? नहीं, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए 95-96% मरीज तो माइल्ड नेचर के हैं कोविड-19 के, उनकी स्वतः रिकवरी होती है, केवल चिकित्सकीय देखरेख में उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। तो कई बार लोग पैनिक में या अपना खाना पीना छोड़ करके तनावग्रस्त होकर के अपने को ज़्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। जिन 4-5% मरीजों में खतरा है जो गंभीर अवस्था में जाते हैं उन्हीं के लिए ये प्लाज्मा थेरेपी है, क्योंकि एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो HIV में दवाइयाँ चलती थी उनको भी दिया जा रहा है, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन दिया जा रहा है। सब ये एक्सपेरिमेंटल दवाइयां हैं, किसी का कोई कंक्लूसिव एंटीवायरल एक्टिविटी नहीं है कि वो कोविड-19 के वायरस को मारने में सक्षम है। तो इस दशा में सारे सपोर्टिव और इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी एक डायरेक्ट ट्रीटमेंट है अकेला, जब तक कि कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट या भविष्य में कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है तो गंभीर मरीजों के लिए समझिए कि ये जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में ये इमर्ज हुई है और पूरे विश्व में किया जा रहा है। भारत ने भी इसमें पहल की है और जैसा कि आपने स्वतः बताया था प्रारंभ में कि 1918 की स्पेनिश फ्लू में भी ये प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, तो ऐसा कोई नई तकनीक नहीं है। लेकिन अब हमारे पास सुरक्षा उपकरण, उनको अलग करने की, प्लाज्मा को सेपरेट करने की व्यवस्था, शरीर के भीतर रेड ब्लड सेल्स को वापस पहुंचाने की प्रक्रिया जो उस जमाने में नहीं थी 100 साल पहले। ब्लड निकाल करके उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके दिया जाता था और रेड ब्लड सेल्स वेस्ट हो जाती थी। अब हमारा रेड ब्लड सेल उसी मरीज को जो डोनेट कर रहा है उसके शरीर में वापस पहुंचा दिया गया, तो उस व्यक्ति को कोई अनावश्यक हानि शारीरिक रूप से उसके स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर नहीं पड़ने जा रहा है। भय लोगों में यह होता है कि अभी हमें कोरोना जैसी बीमारी अभी 1 महीने पहले, 21 दिन पहले हुई थी, तो क्या हम दें, और हमारे अंदर ऑलरेडी कमजोरी है। तो इसलिए मैं इसको बारंबार बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पे किसी भी तरीके का बुरा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा, क्योंकि सारी जितनी ब्लड सेल्स हैं वो वापस पहुंचा दी जाती हैं, केवल लिक्विड पार्ट कलेक्ट किया जाता है और उस लिक्विड पार्ट की भी भरपाई करने के लिए रिप्लेसमेंट एल्बुमिन से या IV फ्लूइड से किया जाता है। एक करना चाहूंगी कि जो लोग आगे आना चाहिए, जिन लोगों को जो अभी संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, इनको डरने की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपील वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्या इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे या प्रशासन से बात की जाएगी? कैसे आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग आगे आइए डोनेट? देखिए इसके लिए आपके माध्यम से जो हमारी वार्ता हो रही है, यही है मीडिया का बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनकी मैं सराहना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से जन जन तक बातें पहुंचेंगी। हम लोग भी अपील कर रहे हैं और जगह जगह पर इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में भी कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिल करके इसके बारे में प्रचार प्रसार करना है। सरकारी तंत्र भी इस पे जागृत है और व्यवस्था दे रहा है, तो इस तरह से सब लोग मिल करके करेंगे। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि जो लोग भी कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं उनसे निवेदन है कि अपने अन्य भाई बहनों के लिए जिनको कोविड की गंभीर बीमारी
की स्थिति आती है तो उनको जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में प्लाज्मा डोनेट करके उनकी जीवन की रक्षा करें। इससे बड़ा धरती पर कोई दान नहीं है। प्लाज्मा को भी एक अंग दान के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ब्लड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए इस दान को अंग दान के रूप में देखना चाहिए और इसको जीवन दान के रूप में देखना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि मानवता की सेवा में इससे बड़ा कोई कार्य कोई कर सकता है। और खुद स्वतः जो बीमार हो चुके हैं उसकी विभीषिका की उसके दुख दर्द से पास हुए हैं तो जानते हैं कि मौत का साया कितने नजदीक से उन्होंने देखा है। उनको भगवान की दया से बच गए हैं। हम लोगों के प्रयास से और उनके भाग्य से वो अपना योगदान अपने भाई बहनों को लिए भविष्य में बचाने के लिए दें। यही मेरी उनसे अपील है और इसमें उनके योगदान को पूरी मानवता नमन करती है। जी, एक आखिरी चीज जानना चाहूंगी, क्या एक डोनर जो पहले डोनेट कर चुका है प्लाज्मा वो दोबारा भी कर सकता है क्या? सिर्फ लास्ट? जी, दोबारा भी डोनेट कर सकता है। नॉर्मली इस पे 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है। पुनः उसमें देखा जाएगा कि एंटीबॉडीज का स्टेटस है कि नहीं है पर्याप्त। और जल्दी करना है तो उनकी फिटनेस पे, कोई यंग लड़का है 20 से 30 साल का, 30 से 35 साल का, 40 साल के भीतर का और बहुत ही स्वस्थ है तो वो लड़के लड़कियां ऐसे दे सकते हैं और जल्दी भी दे सकते हैं। और इस पे तमाम विचार मंथन हो रहा है कि किस तरह से इस प्रक्रिया को कितने समय पर किया जाए। लेकिन 1 महीने का तो गैप देना अवश्य ही उस डोनर के हित में रहेगा, ऐसा सोचा जाता है। तब तक उसकी शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज और पुनः बन जाएं और उसके साथ प्लाज्मा में जो प्रोटीन का लॉस, एल्बुमिन का लॉस हुआ उसकी भी भरपाई हो जाए ताकि उनके स्वास्थ्य को किसी तरीके का कोई खतरा न खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। और हमें भी उम्मीद है जितने भी दर्शक ये सुन रहे हैं और जो संक्रमित लोग थे जो ठीक हो गए हैं तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अगर आगे आता है तो बहुत से लोगों की जान पड़ सकती है, तो इसका ख्याल